नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आप सबको आज भारत की जलवायु के बारे में बताएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। ये देखने में बहुत सरल लग रहा है लेकिन इतना सरल नहीं है। आप लोग हमारी क्लास से बने रहिएगा और हम इस क्लास में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताएंगे कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। लास्ट तक केवल देखिएगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हमारे भारत देश में कि आप सब देख रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं। आप उसको देख करके उसको जानने का प्रयास कीजिए और हम आपको वही सारी चीज़ भारत की जलवायु, आप नाम देख रहे हैं लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि जलवायु किसे कहते हैं तो शायद ही किसी को मालूम होगा कि जलवायु का अर्थ क्या होता है, या मौसम किसे कहते हैं, या मौसम विभाग कहाँ पे है। तो ये सब सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। और इससे संबंधित भारत में वर्षा क्यों होती है, जो भारत में वर्षात होता है क्यों होता है और कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ये सारे चीज़ हम आपको आज बताएंगे। सिर्फ आप इस क्लास से बने रहिएगा। और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो हमारे क्लास के समय भी आप लाइव कमेंट कर सकते हैं और लाइव कमेंट में आप ये भी पूछ सकते हैं तुरंत कि इसका मतलब क्या होगा, उसका उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले जलवायु हमने लिखा है कि भारत की जलवायु, आपको देखना है कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु, जलवायु, जलवायु देख रहे हैं। अब इसी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। सर्वप्रथम तो आइए, जलवायु किसे कहते हैं तो हम सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसका विस्तार से भी आप जानकारी लेते चलिए कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु जो होता है कि जैसे किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, जो मौसम की स्थिति होती है वो उस स्थान को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर, क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि जौनपुर में, या मान लीजिए कि इलाहाबाद में या लखनऊ में बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और कई दिन तक बारिश चलता रहे, एक महीना तक बारिश चलता रहे, तो जिसका निश्चित कोई दर होता है, किसी का एक स्थान होता है। इसी प्रकार से किसी क्षेत्र में लंबे समय तक कोई कार्य हो रहा है तो उसी को जलवायु कहा जाता है। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो स्थिति बनी रहती है, मौसम की स्थिति, जो मौसम की स्थिति बनी रहती है उसे क्या कहते हैं, वो जलवायु कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपके यहाँ भारत देश में हैं, आप स्वयं जानते हैं कि भारत देश में ये ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी। तो ये जो ऋतुएं होती हैं, जैसे इस समय ठंडी का महीना चल रहा है और ठंडी के समय में आप देखते हैं कि हमको दिन रात ठंड लगता है। दिन में थोड़ा कम लगता है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। तो जिससे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है तो हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये जलवायु है। जलवायु के कारण, जलवायु के कारण ये एक इसका निश्चित समय होता है कि ठीक इसी समय फिर अगले वर्ष, ठीक इसी समय फिर अगले वर्ष 3 महीने के लिए ठंडी आएगी, फिर इसके बाद फिर 3 महीने के लिए गर्मी आती है, फिर इसके बाद 3 महीने के लिए बरसात आता है। इसी प्रकार से इसका एक निश्चित क्रम से ये अपने समय समय पे आता रहता है। ये इसका एक समय होता है, इसका एक सीमा होता है, एक निश्चित समय होता है कि उसी समय तक रहेगा। जैसे 3 महीने तक ठंडी रहेगी, इसके बाद क्या होगा, गर्मी हो जाएगी। गर्मी रहेगा 3 महीने तक, इसके बाद क्या होगा, बरसात शुरू हो जाएगा। तो यही जलवायु है। जलवायु का एक निश्चित समय होता है। जैसे हमने कहा इसका परिभाषा कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो स्थिति मौसम का बना रहता है उसी को जलवायु कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। फिर ये तो हो गया जलवायु। अब आगे हम बता रहे हैं मौसम। मौसम क्या है, मौसम क्या है, ध्यान से देखिएगा। मौसम क्या है, जैसे आप समझ गए हैं जलवायु क्या है तो उसी प्रकार से मौसम क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जैसे मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि मौसम क्या है। तो मौसम जैसे आप देखते हैं क्षण भर में
बादल हो जाता है, क्षण भर में बारिश होने लगता है, क्षण भर में, फिर थोड़ी देर में बारिश समाप्त हो जाती है। और जो कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जो मौसम अपना रूप दिखाता है, कुछ समय के लिए, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसका कोई निश्चित आधार नहीं है कि कब तक रहेगा। ये जलवायु की तरह नहीं है। ये मौसम कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ पल के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, लेकिन निश्चित नहीं होता है। जलवायु आपका निश्चित होता है, इसका समय निश्चित है, लेकिन मौसम का समय निश्चित नहीं होता है। ये कुछ समय के लिए होता है, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, बस ध्यान दीजिएगा। इसको केवल समझ लीजिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि मौसम किसे कहते हैं। तो आप किसी स्थान पर थोड़े समय की जो स्थिति बनती है, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, ये वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। मौसम उसे कहते हैं कि जो 1 दिन, 1 घंटे, 1 पल में बदल जाए, उसी को मौसम कहते हैं। जैसे कि है, सुबह आप देख रहे हैं ठंड लग रही है, अभी धूप होगा तो थोड़ा ठंड कम हो जाएगा, कम हुआ कि नहीं। अभी इस समय ठंड ज़्यादा लग रही है, थोड़ी देर के बाद ठंड कम हो जाएगी, तो यही मौसम है, कुछ पल के लिए बदल गया। फिर 11-12 बजे के टाइम में ज़्यादा धूप हो जाएगा तो ठंड ही एकदम ख़त्म हो जाता है, धूप लगना शुरू हो जाएगा। तो ये मौसम है, मौसम बदलता रहता है, इसी को मौसम कहते हैं। कि कुछ समय तक जो रहे, कुछ क्षण के लिए जो रहे, जो 1 घंटे के लिए रहे, 1 दिन के लिए, इसे मौसम कहा जाता है। समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं। हम आपको अगले टॉपिक पे कि हम और क्या बता रहे हैं कि ये मौसम की जानकारी जो हमको मिलती है, जैसे आपको पता चल गया कि 1 महीने के बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है, फिर हमको आगे पता चल गया कि 28 तारीख को बरसात होगा। तो ये जो हमको पता चलता है, कैसे पता चलता है, इसका भी एक स्थान होता है जहाँ पर वहाँ पे वैज्ञानिक लोग बैठे रहते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, और उस जानकारी के अनुसार ही हमको पता चलता है। न्यूज़ में छपता है, टेलीविज़न पे आता है, पेपर में छपता है कि इतने दिन के बाद बारिश होने वाला है। तो ये सब जानकारियाँ भारत में कहाँ से प्राप्त होती हैं? भारत में कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो भारत में मौसम संबंधी सेवाएं जो होती हैं, भारत में मौसम संबंधित जो सेवाएं होती हैं, जो हमको बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा होने वाला है, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको अच्छी बातें बता रहे हैं। 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में शिमला में इसका मुख्यालय बनाया गया था। 1875 ईस्वी में शिमला में इसका मुख्यालय बनाया गया था, जो मौसम संबंधी जानकारी हमको दिया जाता है। न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और भी माध्यम से हमको पता चलता है कि क्या होने वाला है। फिर 1875 ईस्वी में इस कार्यालय की स्थापना हुई, जहाँ से पता किया जाता है कि विज्ञान कितना आगे है। आप देख रहे हैं, विज्ञान यहाँ तक धरती पर से चांद पे चढ़ गया, धरती पर से मंगल ग्रह पे चला गया। विज्ञान आपका बहुत आगे है। विज्ञान यहाँ तक पता कर सकता है कि आदमी के अंदर क्या है। तो विज्ञान वालों ने ऐसा एक कार्यालय की स्थापना किया कि जहाँ से बैठ करके वे लोग क्या करते हैं कि जो भारत के मौसम संबंधी जानकारियाँ होती हैं, वो हमको भेजते रहते हैं। अब आगे आप देखना है कि इस समय भारत का मौसम की जानकारी देने वाला जो कार्यालय है कहाँ पे? हमने आपको बताया कि शिमला में है, लेकिन इस शिमला में सन 1875 में था। 1875 में स्थापना हुआ था। इसके बाद से वहाँ से कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय के बाद भारत का जो मौसमी विभाग का जो कार्यालय है, उसको बदल करके पणजी में, उसको बदल करके क्या कहते हैं, वो बदल करके पुणे, पणजी नहीं दोस्तों, पुणे, ये पुणे में से प्रकाशित हो रहा है। पहले शिमला में था, अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ये पुणे से प्रकाशित होता है। वहाँ से मौसम की जानकारी देते हैं। वहाँ कार्यालय बना हुआ है, बहुत सारा व्यवस्थाएं हैं कि कौन कौन सी जानकारी आपको देना है, फिर या क्या घटना घटने वाली है, सारी जानकारियाँ
इस समय पूरा से मिलता है। ये पूरे में स्थापना किया गया, पहले शिमला में था तो धीरे धीरे यहाँ भी बन गया। इस प्रकार से विज्ञान और आगे चमत्कार कर रहा है। फिर इसके आगे देखिए क्या हो रहा है। तो सर्वप्रथम आप ध्यान दीजिएगा कि पहला मुख्यालय भारत का कहाँ पे था? जलवायु संबंधित, मौसम संबंधित शिमला में था। दूसरा मुख्यालय कहाँ पे है इस समय? पुणे में है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि भारत के जो मौसम संबंधित मानचित्र घटनाएं जो पुणे से प्रकाशित की जा रही हैं, जिसके द्वारा हम जानकारी हमको होती है कि आगे क्या होगा या फिर आगे आने वाले समय में क्या होगा, तो इससे हमको पता चलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं कि आगे हम आपको बताएंगे कि जो जलवायु होता है इसके दो प्रमुख घटक होते हैं। जलवायु के दो प्रमुख घटक होते हैं। वो घटक कौन कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले या जलवायु से कुछ घटक होते हैं जो उनसे प्रभावित होते हैं, वो देखिए क्या क्या है। तो प्रथम है सबसे पहले उत्तर। आपका भारत देश जो है उत्तर साइड में, जैसे कि ऊपर उत्तर कहा जाता है, तो उत्तर साइड में, उत्तर यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, जो आपका बिहार है, फिर उसके पास में हरियाणा है, पंजाब है, इसे उत्तरी भारत कहा जाता है। उत्तरी भारत। तो उत्तर में हिमालय पर्वत पहला, ये जो इससे प्रभावित होने वाले कारक हैं। उत्तर में हिमालयी मैदान, हिमालय के पास वाला जो मैदान होता है उसको हिमालयी मैदान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, उत्तराखंड, ये सब उत्तरी हिमालय के पास वाले मैदान हैं। तो उत्तर में हिमालय पर्वत। अब कारक देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। एक हिमालय पर्वत, पहला हिमालय पर्वत देख रहे हैं। दूसरा है, पहला हिमालय पर्वत और दूसरा दक्षिण में हिंद महासागर। तो पहले आप इसके बारे में देख लीजिए। हिमालय पर्वत, भारत देश के उत्तर में हिमालय स्थित है और हिमालय बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है। सिर्फ पर्वत नहीं है, पर्वत श्रेणी है। विश्व की तीसरी, ध्यान दीजिएगा, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत या हिमालय की श्रेणी। और इसके बाद क्या होता है कि पहला, जब ये प्रश्न आ ही गया तो हम आपको बता दें कि विश्व का पहला जो सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उसे कहते हैं रॉकी पर्वत। ये रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। और एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका। फिर तीसरी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपके हिमालय पर्वत कहा जाता है। ये भी बहुत लंबाई में है, इसीलिए पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पर्वत श्रेणी का मतलब कि एक ऐसा पर्वत जो लंबाई बहुत हो और उसी के ऊपर बहुत ऊंचा वाला भी हो, फिर नीचा पठार भी हो, फिर ऊंचा पर्वत हो। तो इस प्रकार से, जैसे कि ये मान लीजिए क्या है? हिमालय पर्वत है, ठीक। अब एक कहीं पर देखिए उठा हुआ है, फिर नीचे है, फिर उठा हुआ है, फिर नीचे है, फिर उठा हुआ है। तो ये पर्वत की श्रेणी है। सिर्फ इतना भाग पकड़ लेंगे तो पर्वत है, सिर्फ थोड़ा सा भाग पकड़ लेंगे तो पर्वत है। और पूरे पर्वत की श्रेणी ये इतनी लंबाई में है तो इसे पर्वत की श्रेणी कहते हैं। अब इससे फायदा क्या हो रहा है भारत देश को? हिमालय की जो श्रेणी है, जैसे कि जलवायु को प्रभावित कर रहा है, तो इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा कि जो पर्वत श्रेणी है, हिमालय की पर्वत श्रेणी, हम बता रहे हैं कि ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हिमालय पर्वत से भारत देश को फायदा क्या हो रहा है? हिमालय पर्वत से भारत देश को फायदा ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि इस साइड में उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो उत्तर साइड में क्या होता है?
यानी कि हमारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव की तरफ बहुत ठंडा मौसम होता है, फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ बहुत ठंडा मौसम होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जो होता है और दक्षिणी ध्रुव, इसके बीच का जो भाग होता है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, देख लीजिए, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछ दिया कटिबंध किसे कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसके बीच में जो असमान ताप है, जो असमान ताप है उसे कटिबंध कहते हैं पूरे समस्त पृथ्वी पर। अब समस्त पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच को कटिबंध कहते हैं। अब कटिबंध कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, यहाँ से कटिबंध 3 भागों में बांटा गया है। कटिबंध 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक ध्रुव के पास से 66.5 अंश तक इसे कहते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। फिर 66.5 से लेकर के 66.5 से लेकर के 23.5 अंश तक, जिसे हम कहते हैं क्या? कर्क रेखा। तो 66.5 से 23.5 तक कर्क रेखा वाले भाग तक इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ध्यान से देखते रहिएगा, हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं कि जो आपको बहुत सारे परीक्षाओं में, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सब में काम आने वाला चीज़ है। तब ये हो गया, आप हमने बताया कि आपको दोनों ध्रुवों के बीच में 3 कटिबंध पाए जाते हैं। एक होता है जो कि उत्तरी ध्रुव से लेकर के 66.5 अंश तक, ये आपका होता है, इसे कहते हैं क्या? शीत कटिबंध। फिर 66.5 से 23.5 तक इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। फिर 23.5 से फिर इसके बाद विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा के नीचे फिर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होता है, 23.5 दक्षिणी, जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क और मकर रेखा तक, कर्क और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कौन सा कटिबंध? उष्ण, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब फिर यहाँ से मकर रेखा से 66.5 अंश तक इसे फिर क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। तो यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने बता दिया कि हम जैसे कि कटिबंध किसे कहते हैं, तो पूरे पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है, जिसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो पूरे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को के बीच में जो असमान ताप होता है, कहीं ठंडी ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं ठंडी ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है। तो जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के पास का जो स्थान होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, और यहाँ पे विषुवत रेखा के पास में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जो शीतोष्ण कटिबंध होता है, यहाँ पे जो मौसम होता है ये समान होता है, न ज़्यादा गर्मी होगी न ज़्यादा ठंडी होगी। और फिर वही चीज़ यहाँ पर भी है, दक्षिणी ध्रुव के पास भी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। तो कहीं पर बराबर नहीं मिलता है, कहीं ठंड है तो कहीं बहुत गर्मी है, कहीं ठंड है तो कहीं एकदम ठंड है। तो इसका पूरे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में कहीं पर भी समान ताप नहीं होता है, असमान ताप है, कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है। तो इसीलिए इसको कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध 3 प्रकार के होते हैं, हम आपको बता दिए, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। ये हो गया। अब हम आपको आगे बता रहे हैं, आप देखते जाइएगा, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप बता दीजिएगा। देखिए, हम बता रहे थे कि हिमालय पर्वत आप देख रहे हैं, इससे भारत को क्या फ़ायदा होता है? भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम बता रहे थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के पास बहुत ज़्यादा ठंड होता है। उत्तरी ध्रुव जो शीत कटिबंध होता है, वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, और जब वहाँ पे ठंडी पड़ती है तो ये हवाएं आगे भागती हैं विषुवत रेखा की तरफ, और ये हवाएं विषुवत रेखा की तरफ भागती हैं जहाँ पे गर्म मौसम स्थान होता है। आप जानते होंगे कि जो ठंडा मौसम होता है वो धीरे धीरे गर्म की तरफ बढ़ता है, और यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है, तो यहाँ की जो हवाएं होती हैं
वो धीरे धीरे जिस तरफ गर्म मौसम है उधर की तरफ भागती हैं और ये भागते हुए आती हैं। यहाँ पे हिमालय पर्वत, यहाँ पे एक विशाल हिमालय है, हिमालय पर्वत। ये उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेता है, हिमालय पर्वत रोक लेता है, और जिसके कारण से हमारे भारत भूमि पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर ये ठंडी हवाएं आती रहें और ये हिमालय की पर्वत की श्रेणी अगर न होती तो क्या होता जानते हैं? ये होता जो आपके यहाँ ऋतुएं होती हैं, ठंडी गर्मी बरसात जो होता है, ये नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि यहाँ की ठंडी हवाएं आकर के यहाँ पर बर्फ़ जमा देती, भारत में बर्फ़ जमा देती, और यहाँ पे तब कोई भी जो फसल हो रहा है कुछ नहीं होता। मनुष्य भी परेशान हो जाते। इसीलिए कहा जाता है हिमालय पर्वत को भारत का पहरेदार भी इसे कहा जाता है, जिसके कारण हमारी भारत भूमि बची है, यानी कि यहाँ की ठंडी हवाएं इस पर्वत श्रेणी को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जिससे कि हम लोग सुरक्षित हैं। एक प्रकार से हम सुरक्षित हो गए। अब दूसरा क्या है? हिमालय पर्वत के कारण हमको और क्या फ़ायदा होता है? हिमालय पर्वत के कारण हमको ये भी फायदा होता है कि कोई विदेशी यानी कि कोई दूसरा देश, नेपाल, चीन, भूटान वगैरह, ये सब जो हैं भारत में लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि ये विशाल हिमालय का पर्वत आपके भारत के उत्तरी तट पर पहरेदार बन के खड़ा है, भारत का रक्षक बन के खड़ा है, जो किसी को उधर से आने नहीं देता, रास्ता नहीं देता है। इसी कारण से आपका भारत भूमि सुरक्षित है। इधर से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि इधर का कोई देश आपके ऊपर आक्रमण करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका हिमालय पर्वत जो है विशाल है, ये एक पहरेदार बन करके भारत की सुरक्षा कर रहा है। तो आप देख रहे हैं इससे कितने फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। अब हम आपको आगे बताना चाहेंगे कि इससे और क्या फायदा हो रहा है। आप देख रहे हैं इसी के कारण हमारी भारत भूमि पर उत्तरी ध्रुव की ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं। इसी के कारण विदेशी आक्रमण, चीन, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सब देश उधर से इधर नहीं आ पाते हैं। तीसरी बात, इसी विशाल हिमालय के द्वारा आपके भारत भूमि पर बरसात होता है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा है कि हमारी क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगा और आपको पूरा अच्छे ढंग से आप उसको समझते रहेंगे। हम उसका विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। हम आपको ये बता रहे थे कि इससे जो ठंडी हवाएं आती हैं ये हिमालय पर्वत रोक लेता है, विदेशी आक्रमणकारी उत्तरी साइड से नहीं आ पाते हैं। फिर तीसरा है कि इसी हिमालय पर्वत के कारण ही भारत में बरसात होता है। अभी आपको हम बाद में बता रहे हैं कि बरसात कैसे होता है, बारिश किस प्रकार से होता है, जो हम बता रहे हैं कि इसी के कारण बारिश होती है। आखिर कैसे होता है यह हम बता रहे हैं थोड़ी देर में, कि भारत देश में बारिश कैसे होती है, क्यों होती है। हम आपको बता रहे हैं ना कि ये पर्वत श्रेणी के कारण भारत में बारिश होती है। तो ये क्या कारण है कि इसके कारण ही बारिश हो रही है। तो आप बने रहिएगा, हम आपको आगे बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिर आगे है ये जलवायु के पहला प्रभावित करने वाला कारक है। जलवायु को पहला प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा क्या है कि भारत के दक्षिण में, भारत भूमि के दक्षिण में, या मान लीजिए कि इस प्रकार से भारत भूमि अगर है, ये भारत भूमि है भाई, छोटा सा मैप है दिखा रहे हैं, ये भारत भूमि है। इधर आपका हिमालय है, ये आपका हिमालय है। इसके दक्षिण में ये दूसरा पॉइंट बात हो रही है, दूसरे पॉइंट की बात हो रही है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं भारत भूमि पर। पहला हिमालय, दूसरा
दक्षिणी भारत का जो हिंद महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। अब जानते रहिएगा, आप जानते होंगे कि समस्त पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं। समस्त पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं। और 5 महासागर कौन कौन से हैं? पहला प्रशांत महासागर, बहुत विशाल महासागर है कि इतना बड़ा विशाल है कि उसमें उसके जैसा कोई भी पृथ्वी पर इतना भयंकर विशाल महासागर नहीं है। दूसरा अटलांटिक महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा क्या है? पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा यहाँ पे है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। फिर चौथा कहाँ है? चौथा यहाँ पे है उत्तरी ध्रुव के पास, यानी कि पृथ्वी अगर होती है तो पृथ्वी के ऊपर उत्तरी है, तो वहाँ पृथ्वी के उत्तरी साइड में उत्तरी ध्रुव की तरफ क्या है? आर्कटिक सागर है, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंटार्कटिक सागर है। तो 5 महासागर पाए जाते हैं। तो 5 महासागर पाए जाते हैं जो कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर से क्या होता है? हिंद महासागर से क्या होता है ये भी आप जानते रहिएगा। इससे भी हमारे भारत भूमि पर बहुत परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। ये यहाँ जो महासागर होता है इससे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जिससे हमारी जलवायु, हमारा मौसम परिवर्तन हो जाता है। तो हो गया ये 2 पॉइंट। आगे हम आपको बताएंगे कि और सी सारी बात हैं कि जो आप पहले देखते चलिएगा, इसके बाद हम आपको विस्तार से बताते जाएंगे। तो आगे हम बता रहे हैं आपको इसमें कि किस प्रकार से आगे जलवायु बढ़ता जाता है, जो हमको जानकारी होती जाती है। हम उसको पता चल जाता है कि ये था जलवायु के 2 प्रमुख कारक। जलवायु के 2 प्रमुख कारक थे। अब हम आपको आगे बताने चल रहे हैं कि मानसून पवनों के द्वारा, मानसून जोन होता है, मानसून पवन के द्वारा समय समय पर अपनी दिशा बदलने के कारण भारत में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। भारत में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। कैसे होता है? मानसून पवनों के द्वारा समय समय पर अपनी दिशा बदलने के कारण भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। उसे कहते हैं ऋतु चक्रवात। ऋतु चक्रवात 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो पहला शीत ऋतु, पहला है शीत ऋतु। शीत ऋतु कब आता है? एक एक जानते चलिए। शीत ऋतु कब आता है? पहला शीत ऋतु कब आता है? दूसरा, फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु कब आता है? तीसरा वर्षा ऋतु कब आता है? चौथा शरद ऋतु कब आता है? अब ये चारों का आप विशेष चीजें जान जाइए कि ये कब शुरू होता है। तो सर्वप्रथम शीत ऋतु, सर्वप्रथम शीत ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि शीत ऋतु कब शुरू होता है। शीत ऋतु शुरू होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। शीत ऋतु नहीं, सॉरी दोस्तों, हाँ शीत ऋतु है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक इसका समय है। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक ये चलता है शीत ऋतु। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक चलता है। फिर वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक चलता है। फिर शरद ऋतु, शरद ऋतु कब होता है? ये 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक होता है। 14 दिसंबर तक, और 14 दिसंबर तक होता है। फिर 15 दिसंबर से आपका शीत ऋतु शुरू हो जाता है। 15 सितंबर से 15 मार्च तक ये हुआ। इसको आप जानते रहिएगा, क्योंकि इसके कारण ये आपका 4 ऋतुएं होती हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात। हिंदी में तो आप यही जानते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात। लेकिन ये शरद कहाँ से आ गया? शरद ऋतु, इसको जानते हैं? ये शरद ऋतु बरसात जब समाप्त होता है, बरसात जब
समाप्त होता है तो सितंबर से दिसंबर तक, सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना, यानी कि 12 महीने होते हैं तो एक एक ऋतु 3 3 महीने का होता है तो 4 तिहाई 12 होता है। लेकिन शरद ऋतु क्या है, इसको देख लीजिए। शरद ऋतु आपका जब बरसात समाप्त होता है, बरसात समाप्त होने के बाद आप देखते होंगे कितना सुंदर लगता है बरसात समय होने के बाद। जैसे कि दिवाली का मौसम आता है, ये दिवाली आती है, ये सब आपके शरद ऋतुओं में आता है, शरद ऋतुओं में आता है। और शरद ऋतु को मानसून का परिवर्तन भी कहा जाता है। मानसून का परिवर्तन इसलिए कहा जाता है कि ये उस समय मानसून जो बनता है बरसात का वो वापस जाता है, और वापस जाने के कारण इसको मानसून परिवर्तन का समय भी कहा जाता है शरद ऋतु को। शरद ऋतु आपका ठंडी और बरसात के बीच में जो समय होता है, जो 2 3 महीने का, न ठंडी होती है न गर्मी होता है न बरसात होता है, ये आपका शरद ऋतु है। आगे आप देखते रहिए कि हम आपको आगे क्या बता रहे हैं। शरद ऋतु हो गया। अब भारत के उत्तर मैदानी भाग में, भारत के उत्तर मैदानी भाग, भारत के हम आपको बता रहे थे कि चारों ऋतुओं के बारे में। चारों ऋतु हो गए, हम लिखे नहीं, आप देखते जाइए आगे। भारत उत्तर मैदानी भाग में, उत्तर मैदानी भाग किसे कहते हैं? उत्तर मैदानी यानी कि अगर ये आपका इस प्रकार से देख रहे हैं, ऐसे आप देखे होंगे किस प्रकार से भारत का मैप होता है, ऐसे होता है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है जहाँ पे उत्तर प्रदेश, भारत, उत्तराखंड ये सब आते हैं, इसे क्या कहते हैं? उत्तर का मैदानी भाग, इसे कहते हैं उत्तर का मैदानी भाग। और उत्तर का मैदानी भाग यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये सब उत्तर का मैदानी भाग है, भारत का उत्तर का मैदानी भाग। ध्यान से देखिएगा, भारत के जो उत्तर का मैदानी भाग जो कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ये सब भारत का उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान। इसमें शीत ऋतु में, अब आप पॉइंट की बात सुनते जाइए। पॉइंट की बात इसलिए है कि जो गर्मी होती है, जो गर्मी होती है, और गर्मी के समय में आप देखेंगे इतना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी से हम परेशान हो जाते हैं। परेशान होने का मतलब ये होता है कि इतना उमस होता है कि कपड़े शरीर पे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कपड़े निकल फेंक दीजिए, इतना ज़्यादा गर्मी होती है, उमस हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं पंखे में के नीचे रहें या किसी बगीचे में टहलें, तब हमको ठंडा लगता है। और ठंडी के समय में, आज के समय में, इस समय देख रहे हैं सब लोग सोए सोए उठ रहे, सो करके उठ रहे हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं, और सब स्वेटर वगैरह सब पहने हुए हैं। हम तो नहीं पहने हैं, इसलिए नहीं पहने हैं कि हम थोड़ा सा व्यवस्था कर लिए हैं कि गर्म मौसम रहे, इसीलिए पसीना होने लगता है। जब मेहनत करेंगे तो पसीना होगा ही, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका शरीर आपका साथ देना छोड़ देगा। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको उत्तर मैदानी भाग में। उत्तर मैदानी भाग, भारत के जो उत्तरी साइड में मैदानी भाग है, वहाँ पे क्या है? शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा जो विक्षोभ होता है, विक्षोभ या उसे जेट स्ट्रीम के कारण जो होता है, जेट स्ट्रीम, विक्षोभ भी कहते हैं, जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये राजस्थान में, अगर उत्तरी भारत में जब ऋतुओं में शीत ऋतु के समय में बरसात होता है, ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि उत्तर मैदानी भाग में, भारत के उत्तर मैदानी भाग में, थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं कि हम आपको मैप बना दे रहे हैं जिससे कि समझाने में अच्छा लगे। देखिए इस प्रकार से, ये हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश से आ गए हैं यहाँ पे, फिर अरुणाचल प्रदेश चल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर हम वापस यहाँ पे आ गए, उड़ीसा पहुँच रहे हैं, उड़ीसा पहुँच करके यहाँ से ये देख रहे हैं तमिलनाडु, फिर केरल, ये कर्नाटक, फिर इस प्रकार से होते हुए हम महाराष्ट्र तक पहुँच गए हैं, फिर इस प्रकार से फिर गुजरात पहुँच रहे हैं, गुजरात पहुँचते हुए कच्छ की खाड़ी में होते हुए फिर हम महाराष्ट्र, ये आपका भारत का मैप तैयार है। भारत का एक छोटा सा मैप, आरेखित मैप तैयार हो गया, हो गया। अब इससे हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा समझ में आ सकता है। वैसे तो बताने में ये होता है कि कहाँ पे उत्तर का मैदानी भाग है, आप भी सोचते कि केवल ऐसे समझाने से या ऐसे बताने से अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए हमने बना दिया आपके सामने। चलिए देखते हैं इसमें। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है माने कि ईस्ट, ये वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। समझ रहे हैं? अगर मैप रहेगा तो मैप में ऐसे ही हमेशा होता है कि ऊपर हमेशा उत्तर रहेगा, नीचे हमेशा दक्षिण रहेगा। दाहिने हाथ की तरफ क्या होगा? दाहिने हाथ की तरफ हो जाएगा आपका पूरब, बाएं हाथ की तरफ हो जाएगा पश्चिम। और इस प्रकार से ये आपका पश्चिम है, ये दक्षिण है, और ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पूर्व है, और ये उत्तर है, पूरब और उत्तर, ये उत्तर और पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण और पूरब, हो गया। अब हम बता रहे हैं कि दक्षिण का उत्तर का मैदानी भाग, यानी कि भारत के उत्तर का मैदानी भाग किसे कहते हैं? ये उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, ये आपका उत्तर का मैदानी भाग कहा जाता है, उत्तर का मैदानी भाग कहा जाता है। और यही की बात हो रही थी जो हम अभी आपको बता रहे थे, यही उत्तर के मैदानी भाग की। ये शीत ऋतु में, शीत ऋतु यानी कि यही ठंडी के समय में, ठंडी के समय में जब यहाँ पे बरसात होता है या राजस्थान में थोड़ा बरसात हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यही बात हम बता रहे थे। तो चलिए देख लीजिए, उत्तर के मैदानी भाग में, उत्तर के मैदानी भाग में शीत ऋतु में जब वर्षा होती है, शीत ऋतु में जब वर्षा होती है तो उसे विक्षोभ कहा जाता है, विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के नाम से उसे जाना जाता है। उत्तर के मैदानी भाग में जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान यहाँ पे है, राजस्थान में जब ठंडी के समय ही बरसात होती है तो उसे क्या कहते हैं? बरसात, वर्षा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मावठ, मावठ। यहाँ पे जब वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? मावठ, मावठ कहते हैं। और इस साइड में अगर बरसात होती है ठंडी के समय में तो उसे विक्षोभ या जेट स्ट्रीम कहा जाता है, विक्षोभ या जेट स्ट्रीम। अब आगे देखिए, आगे हम आपको ऐसी ऐसी जानकारी देते जा रहे हैं, केवल आप क्लास से बने रहिए, और क्लास से बने रहिए और लाइव कमेंट भी करते रहिए। लाइव कमेंट आप करते रहेंगे तो आपको जानकारी जो नहीं हो रही है या समझ में दिक्कत हो रहा है कि ये ऐसे क्या है, तो हम आपको उसका उत्तर दे देंगे। केवल आप क्लास से बने रहिए, और अगर लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक लाइक तो कर दीजिए। एक लाइक करने से कुछ नहीं होता है, इससे हमारा जो उत्साह है और बढ़ेगा, और हम आपको क्लास में अच्छा चीज़ें बताएंगे कि जो परीक्षाओं में काम आएगा, और आप भी खुश, हम भी खुश, है खुशी की बात। चलिए देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, और सबसे उससे भी पहले आप देख लीजिए कि उत्तर पश्चिम भारत ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को लू कहते हैं। किसको? उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को ये उत्तर पश्चिम, देख रहे हैं इस साइड में, उत्तरी और पश्चिमी साइड में यहाँ पे
उत्तरी और पश्चिमी जो होता है, यहाँ से चलने वाली हवा को ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में इसे क्या कहते हैं, गर्मी में इसे क्या कहते हैं, ये आपको जानना है। गर्मी में इसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं, लू। जब पछुआ हवा गर्मी में भैया बहत है, तो ध्यान दे तो वह गर्मी में जब पछुआ हवा बहत है, इतना तेज हवा से हवा बहत है कि हमें लू लागत है। वही लू की बात हो रही है कि जो गांव में हैं और गर्मी के समय में, दिन के समय में जब इतना ज़्यादा ज़ोरों से हवा और पश्चिम साइड से आता है, तो उसे क्या कहते हैं कि लू चल रहा है भैया, भाग जाइए, थोड़ा अंदर हो जाइए। तो वही लू की बात हो रही है कि ये पश्चिम और उत्तर से, पश्चिम और उत्तर से की तरफ इस गर्मी में जो हवाएं आती हैं उसे क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। अब हम आपको और आगे बताएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो से बने रहिएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, आप ध्यान से देखते रहेंगे तो समझ में भी आएगा, और कमेंट भी करते रहिए, लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट करते रहेंगे तो आपका इसका उत्तर भी मिलता जाएगा। तो आइए देखते हैं, दक्षिणी और पश्चिमी मानसून भारत में कितना प्रतिशत बरसात करा सकती है। दक्षिणी और पश्चिमी मानसून भारत में कितना प्रतिशत बारिश करा सकती है। कब, बरसात के समय में। बरसात का समय कब होता है, गर्मी के बाद। गर्मी के बाद जो समय आता है वर्षा का, उस समय दक्षिणी और पश्चिमी मानसून भारत में कितना प्रतिशत बरसात कर सकती है, ये देखना है। आप क्लास से बने रहिएगा, थोड़ा सा भाई इधर उधर मत होइएगा। अगर कई परीक्षा पास करना है, कोई भी परीक्षा पास करना है, तो मन से क्लास कीजिए। अगर मन से क्लास करेंगे तो आपको समझने में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो नेगेटिव रहे तो उसको दिमाग से हटा दीजिए, पॉजिटिव चीज़ को अपने मन में रखिए, तो जिससे कि आपका मन खुशी से एकदम खुश रहेगा हमेशा। जब हमारा दिल खुश रहेगा तो जो सुनते हैं हमको याद हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण हमारे भारत देश में बरसात कितना प्रतिशत हो सकता है। बने रहिएगा वीडियो से। आइए, ये कहते हैं पश्चिमी, ये कहते हैं दक्षिण। तो बात हो रही है दक्षिणी और पश्चिमी मानसून की। तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। दक्षिणी और पश्चिमी मानसून की बात हो रही है, तो दक्षिणी पश्चिमी किसे कहेंगे, पश्चिम ए है, दक्षिण ए है। तो पश्चिम और दक्षिण दोनों को मिलाकर के बात हो रही है कि ये दोनों को मिलाकर के भारत में बरसात कितना परसेंटेज हो सकता है, यही बात है। आप देख लीजिए, पश्चिम की तरफ है आपका अरब सागर, पश्चिम के साइड में आपका अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर है, ठीक। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल और खाड़ी। चलिए इतना ही लिख दिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। लेकिन बात ये हो रही है कि दक्षिणी और पश्चिमी मानसून भारत में कितना बारिश करा सकती है। तो आइए देख लेते हैं कि कितना बारिश हो सकती है, कितना बारिश हो सकती है, कितना प्रतिशत। क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि दक्षिणी और पश्चिमी मानसून के कारण भारत में कितना प्रतिशत बरसात होती है। तो देख लीजिए कितना प्रतिशत बरसात हो सकती है। अगर देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, केवल सुन लेंगे तो भूल जाएगा। देखिए आइए, ये दोस्तों, ये अरब सागर से जो मानसून चलता है, अरब सागर से जो मानसून चलता है तो कहाँ जाता है, यहाँ से मानसून बनेगा। तो ऐसे उसी को कहते हैं, ये जो पश्चिमी
और दक्षिणी जो दोनों मानसून बनता है, इसी के कारण हमारे भारत भूमि पर बरसात बहुत ज़ोरों से होता है, बहुत ज़ोरों से। कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात आपके भारत भूमि पर होता है। भारत भूमि पे होता है, कहाँ पे होता है? आप तब तक लाइव कमेंट कीजिए कि कहाँ पे होता है, तब तक हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अरब सागर की तरफ से जो हिंद महासागर है, ये सब हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर से जो हवाएं उठती हैं, और अरब सागर भी हिंद महासागर का ही भाग है। बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का भाग है। यानी कि हिंद महासागर बाप है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी उसके बेटे हैं। उदाहरण के लिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही भाग हैं। और अरब सागर देख रहे हैं, यहाँ पे हिंद महासागर है। ये दोनों के द्वारा जो उन्हीं के महासागर से हवाएं जो उत्पन्न होती हैं, वो हवाएं आती हैं भारत के पश्चिमी तट पर। ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट। ये पश्चिमी तट पे आती हैं, जो कि ये सब तट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे महासागर है। अरब सागर है, हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। और जब ये हवाएं आती हैं हमारी भारत भूमि पर, आप जानते हैं कि पूरे भारत के दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? देखिए, गुजरात से लेकर के बंगाल तक, गुजरात से लेकर के बंगाल तक 9 प्रदेश तटवर्ती प्रदेश कहे जाते हैं। 9 प्रदेश तटवर्ती प्रदेश कहे जाते हैं। ये 9 प्रदेश गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं कि ये समुद्र के किनारे हैं। ये समुद्र के किनारे हैं, यानी कि 3 तरफ 1 2 3 तरफ ये सागर से घिरा हुआ है। 3 तरफ ये सागर से घिरा हुआ है और एक तरफ भूमि से घिरा हुआ है। एक तरफ भूमि से और 3 तरफ सागर से घिरा है। इसीलिए इसे प्रायद्वीप भारत कहते हैं। इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये हो गया। आगे चलते हैं। अरब सागर, हिंद महासागर से जो मानसून बनता है, जो हवाएं आती हैं, और आने के बाद ये पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट पर टकरा जाती है। किससे टकराती है? यहाँ पर ये पूरा पठार है। इसीलिए भारत का दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। पठार किसे कहते हैं? पठार उसे कहा जाता है कि जो धरातल से ऊंचा हो, धरातल से ऊंचा हो और शिखर से नीचे हो। धरातल से ऊंचा हो, शिखर से नीचे हो, और वो समतल हो, और उसका जो किनारा है एकदम क्या हो, लटका हुआ हो, जिसके ऊपर पानी डालो तो फिसल जाए, तो उसी को पठार कहते हैं। पठार न ऊंचाई पे होता है न नीचाई पे होता है। भारत माने कि भूमि से ऊपर और पहाड़ियों के नीचे। पहाड़ियाँ जो शिखर होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, तो माउंट एवरेस्ट शिखर है, ऊंचाई पे है। उसके नीचे और भूमि के ऊपर बीच में जो समतल स्थान होता है, उसी को पठार कहते हैं। उसी को पठार कहते हैं। यहाँ से जो हवाएं उत्पन्न होती हैं, ये हवाएं आकर के आपके भारत भूमि के पश्चिमी तट पर टकरा जाती हैं। पश्चिमी तट पर टकरा जाती हैं। टकराती किससे हैं? पहाड़ों से। अब यहाँ पर पहाड़ भी हैं। बहुत सारे पहाड़ हैं। ये पहाड़ यहाँ पर हैं, कई प्रकार के पहाड़ हैं। छोटा सा पहाड़ का नाम हम आप बता दें, यहाँ पे इलायची पहाड़ी है, कन्याकुमारी में।
इलायची, ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन पहाड़ हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन इस समय आपको यही बताएंगे कि जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इलायची नामक पहाड़ी है, इलायची, जिसके कारण इसलिए इसको नाम इलायची रखा गया है कि यहाँ पे इलायची की खेती होती है। इस पठार पर इलायची वाले जो पहाड़ी है उसे इलायची इसलिए नाम दिया गया है कि छोटी इलायची जो आप खाते हैं हरी वाली, मुख में रखने के बाद इसके बाद आपका मुंह महकने लगता है, वो छोटी इलायची यहाँ पे उसकी खेती होती है। इसीलिए इस पहाड़ी का नाम भी इलायची पहाड़ी रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे इलायची बहुत होती है। कि यहाँ से हवाएं आती हैं, कहाँ से? दक्षिण के साइड से और अरब सागर से, यानी कि पश्चिम से। ये हवाएं आकर के आपके यहाँ इलायची वाली पहाड़ी से टकराती है, इलायची पहाड़ी से टकराती हैं। और ये जो तट है, पश्चिमी तट, यहाँ से टकराती हैं। और टकराने के कारण, जब यहाँ पे टकराती हैं तो टकराने के कारण सर्वप्रथम बरसात केरल में होता है। सर्वप्रथम बरसात केरल में होता है। और केरल में बरसात कब होता है? केरल में बरसात सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष, जून के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष सबसे पहले बरसात यहाँ होता है केरल में। और यहाँ पे बारिश होने के कारण जिससे कि जो आम के फल लगे रहते हैं, आम के फल, आम खाते होंगे ना, आम के फल जो लगे रहते हैं वो पानी सबसे पहले पा जाते हैं। और पानी पाने के कारण फसल बहुत अच्छी होती है, आम की फसल बहुत अच्छी होती है। इसीलिए सर्वप्रथम जब यहाँ पे बारिश होती है और इसी बारिश के कारण जब आम को फायदा होता है तो इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। आम्र वर्षा, अगर पूछा जाए किसी परीक्षा में कि आम्र वर्षा कहाँ पे होता है, तो आम्र वर्षा दोस्तों केरल में होता है, केरल में। और केरल में वर्षा होता है तो उसे आम्र वर्षा कहते हैं। आम वर्षा इसलिए कहते हैं कि आम के फलों को और आम के बगीचा जो होता है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बारिश प्रथम होती है, जो हम आपको बताए हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में होता है, जून के प्रथम सप्ताह में होता है। इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आइए इसके आगे देखते हैं। इस प्रकार से जब मानसून बनता है तो सर्वप्रथम, यानी कि पश्चिमी और दक्षिणी, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि दक्षिणी और पश्चिमी मानसून अगर बनता है तो सर्वप्रथम बारिश कहाँ पे होती है, तो ध्यान दीजिएगा केरल में होता है। सर्वप्रथम अगर पश्चिमी और दक्षिणी मानसून के कारण अगर बारिश होती है भारत देश में तो उसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। अब कहाँ पे होती है? केरल में होती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बता रहे हैं। आगे हम आपको ये बता रहे हैं, ये तो हो गया इस प्रकार से पश्चिमी, भारत के पश्चिमी और दक्षिणी मानसून। अब यहाँ देखिए कि पश्चिमी और दक्षिणी मानसून, इसे व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हवाएं भारत भूमि के पड़ोसी हैं, बगल के हैं, बाहरी हैं। अगर आपके घर के बाहर का कोई आया है तो आप कहते हैं कोई बाहरी होगा, कोई बाहरी होगा। तो वैसे ही भारत के बगल से है, बाहर का है, तो वो बाहर वाला हवा जब आता है और कौन सी, पश्चिमी और दक्षिणी, जब वो हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो उसे व्यापारिक हवाएं कहते हैं। उस व्यापारिक हवाओं के कारण आपके भारत भूमि पर बरसात होती है। लेकिन बरसात होती कैसे है, इसको देखिए किस प्रकार से बरसात होती है। एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है, बरसात होती कैसी है। आइए लगे रहिए हमारे क्लास से और आप कमेंट भी करते रहिए
लाइव कमेंट कीजिए कि इसके आगे क्या होगा। कि हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, फिर भी एक प्रश्न अब पूछ रहे हैं। प्रश्न ये है कि पश्चिमी और दक्षिणी मानसून के द्वारा, पश्चिमी और दक्षिणी मानसून के द्वारा सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पे होता है? इसका उत्तर दीजिए और क्लास से बने रहिए। अब यहाँ से पश्चिमी और दक्षिणी हवाएं जब आती हैं, आने के बाद हम आपको पहले ही जिक्र किए थे इलायची पर्वत, इलायची पर्वत। तो पश्चिमी और दक्षिणी हवाएं जब आती हैं और यहाँ इलायची पर्वत से टकरा जाती हैं। टकराती क्यों हैं? वो भारत भूमि पर प्रवेश करना चाहती हैं, और भारत भूमि पर जब प्रवेश करना चाहती हैं तो उस समय ये इनको यहाँ पे इलायची नामक पहाड़ी मिल जाती है। इलायची नामक पहाड़ी मिल जाती है और इस इलायची नामक पहाड़ी से टकराती हैं, और टकराने के बाद पश्चिमी और दक्षिणी जो मानसून है, और टकराने के बाद ये दो भागों में बदल जाती हैं। टकराने के बाद दो भागों में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, कोई चीज़ है, यहाँ से हवा जा रहा है और टकरा गया, टकराएगा तो कोई पहले टकराएगा, तो टकराने पर उसको क्या करेगा, को कोशिश करता है कि मैं इसको तोड़ करके आगे चला जाऊं। ऐसे ही हवाएं भी सोचती हैं, हवाएं भी सोचती हैं कि हम इसको इलायची पर्वत को उखाड़ के फेंक दें, उखाड़ के फेंक दें। ये हवाएं टकराती हैं, टकराने के बाद इसको आगे डाकने की कोशिश करती हैं, और जब डाक नहीं पाती हैं, पहाड़ी ऊंचाई पे है और टकराती हैं, तोड़ नहीं पाती हैं, तब ये दिशा को बदल देती हैं। ये हवाएं, ये मानसून पश्चिमी और दक्षिणी दिशा परिवर्तित कर देता है, और दिशा दो परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब इलायची पर्वत से टकराती है तो दो दिशाएं बदलती हैं। एक दिशा यहाँ से बंगाल की तरफ जाएगा, और एक दिशा यहाँ से अरब सागर की तरफ जाएगा। यहाँ देखिए, जब यहाँ से हवाएं आती हैं यहाँ टकरा जाती हैं, टकराने के बाद यहाँ से ये दो रास्ता बनाती हैं, दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक भाग इनका अरब सागर, दूसरा भाग इनका बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी जाती है एक मानसून, और एक मानसून आपका अरब सागर होते हुए बगल से ही ऐसे इधर से होते हुए फिर यहाँ पे जो मरुस्थल है, जो यहाँ पे मरुस्थल है जिसे क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल के ऊपर से गुजरता हुआ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, इस प्रकार से एक मानसून आपका ऐसे निकलता चला गया उत्तरी साइड में निकलता चला गया, और दूसरा वाला मानसून यहाँ से निकलता हुए बंगाल की खाड़ी में आ गया। बंगाल की खाड़ी आने के बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, पर्वत शिखर जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट यहाँ पे बहुत ऊंचाई में है, यहाँ पे बहुत ऊंचाई में है। और माउंट एवरेस्ट हम अपने यहाँ भारत भूमि पर उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी ऊंचाई आप जानते हैं 8,850 मीटर, 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। और ये ऊंचाई पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी शिखर की ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। भारत भूमि में इसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। और ठीक इसके पीछे इसी एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। हमारे इधर भारत देश में इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, और उसके पीछे जो नेपाल है, नेपाल की तरफ से इसे कहा जाता है सागर माथा। तो ये वाला जब मानसून यहाँ पे आता है
अब आने के बाद इसी पर्वत श्रेणी से हम आपको शुरू में बताए थे कि आपके हिमालय पर्वत के कारण ही आपकी भूमि पर बारिश होती है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो आपके यहाँ बारिश नहीं होती। अब हिमालय पर्वत से बारिश कैसे होती है ये देखिए। पश्चिमी और दक्षिणी मानसून आकर के इलायची पर्वत से टकराती है, तो टकराने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग विभाजित होकर के मानसून चला जाता है राजस्थान होते हुए अरब सागर से, एक अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, यूरोप निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? ये जैसे जैसे जाता है उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। और ये ऐसे निकलता हुआ आगे चला गया, और ये वाला भाग ऐसे निकलता हुआ यहाँ आकर के रुक गया। रुक क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे हिमालय की पर्वत की श्रेणी है, हिमालय पर्वत की श्रेणी है। और हिमालय पर्वत की श्रेणी देख रहे हैं, हिमालय पर्वत की श्रेणी विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत की श्रेणी है। और जब मानसून दक्षिणी और पश्चिमी आती है तो आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हिमालय पर्वत की श्रेणी से टकरा जाती है, हिमालय पर्वत की श्रेणी से टकराती है। और टकराने के बाद आप जानते हैं कि जब ये हवाएं, ये मानसून आकर के हिमालय पर्वत की श्रेणी से टकराती हैं और टकराने के बाद उसको क्रॉस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ का शिखर बहुत ऊंचाई पे है। माउंट एवरेस्ट आप देख रहे हैं इतनी ऊंचाई पे है। तो ये मानसून टकराते हैं, टकराने के बाद हवा, ये मानसून यानी कि हवा, ये ऊपर उठता है, और ऊपर उठता हुआ ये धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है, और ऊपर उठता हुआ जाएगा। और इसकी ऊंचाई भी आप देख रहे हैं लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई, यानी कि 8,850 है, ही 9 के आसपास में है। तो ये ऊंचाई से टकराता जाता है, ऊंचाई पे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये मानसून लड़ता है, और फिर क्या करता है, जब उससे पार नहीं हो पाता है, यानी कि ये हिमालय की पर्वत श्रेणी जो है इससे टकरा करके पार नहीं हो पाता है, तब क्या करता है, तब ये संघनित हो जाता है। मानसून थोड़ा सा ऊंचाई पे जाने के बाद हवा धरती से ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाता है। यहाँ गर्म होगा, यहाँ गर्म होगा तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और ऊपर जैसे चलता जाएगा ऊपर ठंडा होता जाएगा, और ज़्यादा ऊपर जाने के बाद एकदम ठंडा हो जाएगा, और ज़्यादा जब ऊपर चला जाएगा तो एकदम ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होकर के क्या करेगा, ये देख लीजिए। यहाँ इस प्रकार से जब टकराती हैं ये मानसून, टकराने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हैं, ऊपर जैसे बढ़ती जाएंगी ऊपर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, मानसून ठंडा होता जाएगा, और ऊंचाई पे जाएंगे तो और ठंडा हो जाएगा, और ऊंचाई पे जाएंगे तो और ठंडा हो जाएगा, और ऊंचाई पे जाएंगे तो और ठंडा हो जाएगा, और ऊपर जा करके ये संघनित हो जाती है। ऊपर जा करके यही मानसून हवाएं ऊपर, ज़्यादा ऊपर जा करके संघनित हो जाते हैं, जो आप जानते हैं क्षोभ मंडल में संघनन की क्रिया होती है। और यहाँ पे जब संघनित हो जाती हैं, और संघनित होने के बाद बादल का निर्माण हो जाता है, और बादल आपस में जब टकराते हैं तो बरसात के समय में आपको लगता है कि बहुत तेज बिजली चमक रही है, बिजली कड़कती है, और बहुत तेजी के साथ आवाज़ उत्पन्न होता है। तो ये बादल आपस में टकराने के कारण होता है, बादल के आपस में टकराने के कारण होता है। और जब ये बादल टकराते हैं तो हमको बहुत तेज आवाज़ के साथ हम डर जाते हैं, और इसके बाद तक ये जो ठंडी हवाएं जाकर के संघनित हुई हैं, तब बादल का जो निर्माण हुआ है तो बारिश होना शुरू हो जाता है, और बारिश होना शुरू हो जाता है, और पूरे भारत की भूमि पर बारिश होता है। और सबसे ज़्यादा बारिश आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है, हम आपको बता चुके हैं, आपको प्रश्न बोले हैं। अगर आप नहीं भी बताए हैं तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है, माउसिन राम, पहले का चेरापूंजी। पहले कहा जाता था कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, चेरापूंजी में, लेकिन अब कहाँ पे होता है, माउसिन राम। जो माउसिन राम कहाँ पे है, मेघालय में। तो सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होता है, सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होता है। और फिर यहाँ से
ए वाला पूरा भाग बारिश होता है, पूरा ए वाला भाग भारत का पूरा बारिश होता है। और पूरा बारिश होने के बाद यहाँ लगभग 2-3 महीने तक मानसून बना रहेगा, 2-3 महीने तक मानसून बना रहेगा। लेकिन यहाँ से फैलता हुआ जहाँ तक इसका असर पड़ता है हर जगह बारिश होता है। लेकिन आपके राजस्थान का आधा भाग जो अरब सागर की खाड़ी की तरफ है वहाँ पर बारिश नहीं पहुँच पाता है, मानसून नहीं पहुँच पाता है, मानसून पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पे बारिश कम होती है। जो आगे थार का मरुस्थल है उसके ऊपर से दूसरा भाग देख रहे हैं, दूसरा भाग इधर से निकलता हुआ जा रहा है, ऐसे बाहर बाहर ये ऐसा जा रहा है, मानसून जा रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम बताए हैं कि मानसून से जब मानसून किसी से टकराएगा या मानसून को कोई अवरोध उत्पन्न होगा तभी बारिश होगी। अगर अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। उदाहरण के लिए ये मानसून जा रहा है, इसके रास्ते में कोई भी पर्वत नहीं पड़ रहा है, और जब पर्वत नहीं पड़ रहा है तो बारिश नहीं होगी। देख रहे हैं ऐसे निकलता चला जा रहा है, कोई भी पहाड़ी नहीं है। अगर यहाँ पर राजस्थान में अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी है, लेकिन अरावली पहाड़ी बारिश तभी होगी जब उसके सामने कोई पहाड़ी पड़ जाए, और पहाड़ी जब पड़ जाए तब बारिश होगी, और पहाड़ी नहीं पड़ेगा तो मानसून निकल जाएगा। तो पहाड़ी का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं राजस्थान में पहाड़ी है, पहाड़ी जो जिसे हम क्या कहते हैं अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी आपके पूरे विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी है। इसको भी देखते रहिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नोट इसलिए कर लीजिएगा कि परीक्षा में कई बार पूछा है कि विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी, विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है। तो विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी जिसे हम कहते हैं अरावली की पहाड़ी। ये अरावली आपका बहुत प्राचीन है। आज के समय में इसका कलर डिस्कलर हो गया है इस पहाड़ी का। ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो रेड कलर का दिखाई देता है। इसका पहाड़ी जो है, इसका पर्वत जो है, इसका पत्थर थोड़ा सा लाल कलर में दिखाई देता है, और ये बहुत पुराना है। बस अंतर ये है कि ये मानसून इधर से गुजर जा रहा है, और ये पहाड़ी कैसे है, इसकी दिशा ये उत्तर से दक्षिण साइड से है। और मानसून के सामने आने के लिए कोई भी पहाड़ी कैसे चाहिए? मानसून के सामने अगर मानसून बनाना है, बारिश होना है, तो उसके सामने अवरोध उत्पन्न करना है। तो अवरोध उत्पन्न करने के लिए पहाड़ी हमेशा कैसा होना चाहिए? पूरब से पश्चिम की तरफ। अगर पहाड़ी पूरब से पश्चिम है तो बारिश होगा, और अगर पूरब से पश्चिम नहीं है, उत्तर दक्षिण है, तो बारिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उत्तर से दक्षिण है तो इसके बगल से, इसके ऊपर से ऐसे गुजर जाएगा मानसून, और जब ऊपर से निकल जाएगा तो बारिश नहीं होगा। अगर इस प्रकार से पहाड़ी है और इससे जा कर के अब मानसून टकराएगा और निकल नहीं पाएगा तो बारिश यहाँ पे होगा। इसी प्रकार से राजस्थान में अरावली पर्वत है, लेकिन उत्तर दक्षिण है। उत्तर दक्षिण होने के कारण यहाँ पे मानसून टकरा नहीं पाता है और बारिश नहीं होती है। इसी कारण पाकिस्तान में बारिश नहीं हो पाता है, इसी कारण अफगानिस्तान में बारिश नहीं हो पाता है, क्योंकि पहाड़ी हैं लेकिन कैसे हैं? उत्तर से दक्षिण हैं, और जब पूरब से पश्चिम होगा तो बारिश होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, उत्तर से दक्षिण नहीं है, ये पूरब से पश्चिम है, और पूरब से पश्चिम है, और जब पूरब से पश्चिम होगा तो मानसून आकर के टकराएगा, और टकराएगा तो बारिश होगी। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम आपको शुरू में बताए थे कि भारत भूमि पर कितना प्रतिशत बरसात इस मानसून के कारण हो सकता है। पश्चिमी और दक्षिणी मानसून के कारण हमारी भारत भूमि में 80% बरसात हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, 80% बरसात हो सकती है। किसके कारण? पश्चिमी और दक्षिणी मानसून के कारण 80% भारत भूमि में बारिश होती है। अब आगे देखिए, हम आपको और भी चीज़ें बता रहे हैं जिससे कि आपको जानकारी भी मिलेगी। और अरे यार क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा
लाइक तो कर दीजिए, और लाइक के साथ में आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए। आंसर देते रहेंगे तो समझ में आएगा ना कि आपको समझ में आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ जवाब देते जाइए। और आगे देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण, भारत के ये प्रायद्वीपीय आकृति, आकृति माने आकार, भारत के प्रायद्वीपीय आकृति कैसा है? भारत की प्रायद्वीपीय आकृति, ये देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय आकृति, भारत के प्रायद्वीपीय आकृति इस प्रकार से है, यानी कि 9 प्रदेश तटवर्ती हैं, और 9 प्रदेश तटवर्ती होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जा रहा है। तो फिर इसमें क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं, इसके कारण 80% बरसात होती है। 80% पश्चिमी और दक्षिणी मानसून के कारण बारिश होती रहती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि आप जान गए हैं मानसून 2 जगह बन रहा है जिसके कारण बारिश हो रही है। एक केरल में होता है, एक पश्चिम बंगाल में होता है, और एक उसकी दिशा जो है बगल से निकल जाती है। 80% पश्चिमी और दक्षिणी मानसून के कारण भारत में 80% बरसात होता है। फिर आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है। आगे हम आपको ये बताएंगे कि अरब सागर जो शाखा है, अरब सागर की जो शाखा है, आप वहाँ भी जानते हैं कि हमने बताया कि केरल में सबसे पहले बारिश क्यों होती है और कब होती है। परीक्षा में पूछ दिया कि अरब सागर की शाखा से सबसे पहले बारिश कहाँ पे होती है, तो अरब सागर की शाखा से सबसे पहले बारिश केरल में होता है, केरल में होता है। और वो भी कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में होता है, जिसे क्या कहते हैं, उसके कारण बारिश होती है। और बहुत से वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जो आम के फल होते हैं वो पकने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं, ये हम बता चुके हैं।